छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट ऑनर्स के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंट का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। कॉमर्स के विद्यार्थी होने के नाते अभी तक हम लोग यही जानते आए हैं कि व्यावसायिक संस्थाओं का अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन यह तो हो गया कि कॉमर्स के विद्यार्थी के रूप में सिर्फ वाणिज्य की बात हम करें, लेकिन अकाउंट्स के जानकार के रूप में हमें वैसी संस्थाओं या वैसे इनकम और एक्सपेंडिचर का भी अध्ययन करना पड़ता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न हो। ऐसी भी संस्थाओं का हम अकाउंट तैयार करते हैं, क्योंकि अब सोचनीय विषय है कि जो अकाउंट का जानकार होगा वही कोई अकाउंट तैयार करेगा, तो अब इसके लिए अलग से विशेषज्ञ तो आएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह जो चैप्टर है हम लोगों के सिलेबस में है, हम कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभोपार्जन न होकर जन उपयोगी या समाज कल्याण हेतु स्थापित की जाए। अर्थात इन्हें हम अलाभकारी संस्थाओं की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इनका उद्देश्य होता है जन कल्याण। तो एक गैर व्यावसायिक संस्थान अपने सदस्यों से प्राप्त चंदा या दान और अनुदान से जो भी प्राप्त आय होती है उसका उपयोग अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा करने और समाज को उद्देश्यपूर्ण सेवा देने की दृष्टि से करते हैं। ऐसी संस्थाओं में क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं या दानार्थ संस्थाएं आदि शामिल हैं। दानार्थ में जैसे अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, मैंने इस तरह जितनी भी वैसी, चूंकि इनका उद्देश्य बिल्कुल ही समाज का कल्याण या किसी एक वर्ग का कल्याण करना होता है या सभी का कल्याण। जैसे स्कूल कॉलेज है तो सबके लिए खुलता है, अस्पताल सबके लिए है, उसी तरह बहुत जगह पुस्तकालय खोले जाते हैं, तो वे भी जो भी उसमें पढ़ना चाहें वे पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही संस्थाओं का अकाउंट किस प्रकार तैयार किया जाएगा इसकी चर्चा हम करेंगे। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कैसे इसका रिकॉर्ड्स रखा जाता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना हिसाब किताब डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही रखती हैं।
और उसी आधार पर इनका भी खाता बनाया जाता है और हिसाब किताब किया जाता है। परंतु व्यापारिक संस्थाओं की तुलना में इनकी लेखांकन पद्धति में कुछ भिन्नता होती है, क्योंकि इन संस्थाओं का उद्देश्य व्यापारिक संस्थाओं की भांति लाभ प्राप्त करना नहीं है। अतः अपना लेखांकन व्यवहार कैश सिस्टम के आधार पर रखती है। इनके द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार निम्न पुस्तकें रखी जाती हैं। पहला, कैश बुक। इसमें समस्त रोकड़ प्राप्तियों मैंने कैश रिसीट व नगद भुगतान का लेखा किया जाता है। यानी कैश रिसीट और कैश पेमेंट का लेखा किया जाता है, कितना प्राप्त हुआ और कितना भुगतान हुआ, इस कैश बुक में लिखा जाता है। कैश बुक के डेबिट पक्ष में संस्था को प्राप्त होने वाली सभी पूंजीगत और आयगत प्राप्तियां मैंने कैपिटल और रेवेन्यू रिसीप्ट, और इसके क्रेडिट साइड में सभी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। दूसरी जो बुक रखी जाती है वो है मेमोरेंडम। संस्थाओं के द्वारा उधार प्रकृति के लेन देनों को इस पुस्तिका में लिखा जाता है। अब उधार प्रकृति के लेन देन की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि चंदा कहीं से आना है और अभी नहीं मिला, या कोई अनुदान अभी बकाया है जो मिल जाना चाहिए था, तो ये सब उधार प्रकृति के हुए कि हो गए तो ये ऋषि उधार माने इसको उधार प्रकृति का कहेंगे। इस तरह के ऋषि को उसी तरह कोई भुगतान है जो अभी नहीं कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं किया गया है, तो उसको हम मानेंगे उधार प्रकृति का भुगतान मानेंगे। उधार का भुगतान या उधार की प्राप्ति होने पर उस राशि को इस पुस्तिका से खत्म करके कैश बुक में लिखा जाता है। अर्थात मेमोरेंडम बुक मैंने सिर्फ तत्काल याद रखने के लिए कि ताकि उधार है और जो ही अगर इस भुगतान प्राप्त हो जाता है तो कैश बुक में चला जाएगा, अगर पेमेंट कर दिया जाता है तब भी कैश बुक में चला जाएगा। सिर्फ याद रखने के लिए यह बुक तैयार की जाती है। इसके बाद तीसरा है स्टॉक रजिस्टर। इसमें सभी मूर्त संपत्तियों तथा उपजन्य वस्तुओं जैसे मूर्त संपत्ति में जमीन, भवन इत्यादि का विवरण या अन्य कोई वैसे और उपजन्य जैसे लेखन सामग्री, दवाइयां आदि का लेखा रखा जाता है। चौथा जो बही है वो है मेंबर्स रजिस्टर। इस रजिस्टर में सदस्यों का पूरा विवरण रहने के अतिरिक्त प्राप्त चंदा, बकाया चंदा और आगामी चंदा का, आगामी प्राप्त होने वाला चंदे का पूर्ण लेखा रहता है मेंबर्स रजिस्टर। पांचवी जो बही है वह है सैलरी एंड वेजेज रजिस्टर। चूंकि यहां भी कुछ स्टाफ रखे जाते हैं, वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते हैं, क्योंकि दैनिक कार्यों को करने के लिए या जो भी वहां की व्यवस्था है सारी व्यवस्था को देखने के लिए जो उसमें रहने वाले लोग हैं, अगर वृद्धाश्रम हो तो जो लोग रहेंगे या अनाथालय हो तो जो बच्चे रहेंगे उनकी देखरेख के लिए
लोगों को, और उसके ऑफिसेज में कुछ स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कुछ साफ सफाई कर्मी की जरूरत पड़ेगी, भोजन बनाने वाले की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सारे स्टाफ होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि सब लोग श्रमदान ही करेंगे, तो सैलरी और वेजेस दिया जाता है। तो अब उसके लिए जो है एक रजिस्टर होता है, सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर। इसमें नियोजित व्यक्तियों के वेतन और मजदूरी का उल्लेख रहता है। महीने के अंत में इनका भुगतान कर देने पर इस राशि को रोकड़ वही में लिख दिया जाता है। अब जब भुगतान हो गया तो उसके बाद चूंकि कैश में हुआ तो कैश में हुआ तो कैश बुक में लिख दिया गया। छठी जो वही है वो अदर रजिस्टर्स, गैर व्यापारिक संस्थानों की विविधता के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के रजिस्टर, यथा शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क रजिस्टर, मनोरंजन संस्थानों में चंदा रजिस्टर, धर्मार्थ संस्थानों में दानदाता का रजिस्टर आदि रखे जाते हैं। वही कह रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की विविधता है, कोई जरूरी एक ही तरह का नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया, कई तरह की जो भी धर्मार्थ या जन कल्याण के लिए जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं कि नहीं आमदनी हो और जो उसमें खर्च और आमदनी का जो बैलेंस हो वो प्रॉफिट हो, उनका उद्देश्य नहीं होता है। तो ये सारे, तो इसलिए विविधताओं की बात की गई है। अब हम चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि जब मुद्रा का लेन देन तो होना ही है हर स्थिति में, भले ही उद्देश्य पवित्र हो, लाभ कमाना उद्देश्य न हो, लेकिन लेन देन होगा। जब मुद्रा का लेन देन होगा, वित्तीय लेन देन होंगे, तो उसके लिए तो हमें कुछ खाते बनाने होंगे, तो उसी को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अपने लेखे कैश सिस्टम के आधार पर रखते हैं लोग। इसमें व्यापारिक संस्थाओं वाली स्थिति नहीं रहती है। इनमें रोकड़ पुस्तक, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में किए कि वो सबसे प्रमुख वही होती है। अंतिम लेखे तैयार करने के उद्देश्य से गैर व्यापारिक संस्थान निम्न वित्तीय विवरण बनाते हैं, क्योंकि साल के अंत में इनको भी यह जानना होता है कि हमें कितना प्राप्त हुआ, हमारा क्या रिसीट रहा साल भर में, और कितना हमारा एक्सपेंडिचर का, ताकि आगे की योजना बना सकें कि कैसे हमें कोई आमदनी करनी है। उसमें जो नियमित स्रोत हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावे अगर खर्च बढ़ रहा है तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इसलिए ये लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें। जो पहला इसका पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। अर्थात व्यवसायिक संस्थाओं में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है, और इनमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में आर्थिक स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। अब इसकी हम थोड़ा विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो पहला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कैशबुक के संक्षिप्त वर्गीकृत सारांश को प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। उसी का एक समरी जो कैशबुक में लिखा गया। कैशबुक में तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि जो भी आता है उसको एक तरफ और जो भुगतान होता है एक तरफ लिख दिया जाता है। तो
वही कह रहा है कि जो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो इसमें तो ये होगा जो रिसीट हुआ और जो पेमेंट हुआ, तो उसी का एक जो है वर्गीकृत सारांश है यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसे वर्ष के अंत में या निश्चित अवधि के बाद वर्गीकृत करके मदों के आधार पर तैयार किया जाता है। अब जैसे कैशबुक में तो डेली का हम अपना वर्णन करेंगे, जब कैश आएगा तब लिखेंगे, जब हमारे यहां से भुगतान होगा तब लिखेंगे। लेकिन इसमें जो है यह एक निश्चित अवधि के आधार पर, जैसे चाहे वो 1 साल का हो या अन्य कोई अगर अवधि मान्य हो, तो उस आधार पे इसको तैयार किया जाता है। इसके डेबिट साइड में ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस लिखे जाते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस अगर और बैंक बैलेंस लिखे जाते हैं तत्पश्चात वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजीगत और आयगत कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट को लिखा जाता है। डेबिट साइड की बात हम लोग कर रहे हैं। तो और इसके क्रेडिट साइड में वर्ष के दौरान दिए गए सभी पूंजीगत एवं आयगत भुगतानों को लिखा जाता है। माने डेबिट साइड में जो भी प्राप्तियां हैं कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की, उनको लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में वर्ष के दौरान जो भी कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट को लिखते हैं। इस खाता का अंत कैश का अंतिम शेष बताकर हो जाता है, क्योंकि हमारा कितना खर्च हुआ और हमारी आमदनी दोनों का जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारे कैश का पोजीशन पता चल जाता है। अब हम इस पेमेंट अकाउंट के फीचर की चर्चा करेंगे। फीचर्स और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि यह एक वास्तविक खाता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें सभी पूंजीगत एवं आयगत प्राप्तियां डेबिट साइड में दिखाई जाती हैं। अभी तक व्यापारिक खातों में हम लोगों ने देखा था कि जो भी प्राप्तियां होती थी उन्हें क्रेडिट में लिखते थे, लेकिन यहां चूंकि जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि यह लाभकारी संस्था नहीं है, अलाभकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी सिद्धांत पर यह चले, इनका अपना अलग सिद्धांत होता है। तो इसलिए इसमें सभी कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की जो प्राप्तियां हैं उनको डेबिट साइड में लिखा जाता है, और इसमें सभी पूंजीगत एवं आयगत भुगतान जो है वह क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अगली जो विशेषता है वो, उसके बाद चौथी विशेषता है कि इसमें गैर रोकड़ माने नॉन कैश आइटम्स जो होते हैं, जैसे ह्रास, अप्राप्त आय एवं अदत्त व्यय नहीं लिखे जाते। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे हमारा जो व्यवसायिक संस्थाएं हैं उनके बारे में कहा जाता है कि सब कुछ जो संभावित हानि हो या जो संभावित लाभ हो उनको भी आपको लिखना है। उसी सिद्धांत के आधार पर संपत्तियों में ह्रास लिखा जाता है या बैड डेट्स लिखा जाता है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा जाता है, वो सारी चीजें लिखी जाती है। लेकिन इसमें मैंने कहा कि नॉन कैश आइटम, गैर रोकड़ मद, मैंने जो कैश में प्राप्त हुआ वह,
और जो भुगतान हुआ वह, बस वही लिखना है इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, नॉन कैश आइटम को नहीं। क्योंकि ऐसे स्वाभाविक है, हम देखते हैं कि ह्रास हम एक अंदाज लगाते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वो कहीं पैसे में हमारे यहाँ से खर्च होकर नहीं जाता है। हाँ, एक बार संपत्ति के नुकसान होने पर अचानक खर्च होता है, उसी से बचने के लिए हम वो करते हैं। तो मुख्य विशेषता में यही है इसका कि जो है इसमें नॉन कैश आइटम को नहीं लिखा जाता है। तो पांचवा है कि इसके डेबिट साइड में सर्वप्रथम कैश का ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाता है। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वह डेबिट साइड पर है। उसके बाद छठा है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ज्ञात होता है। अब चूंकि ओपनिंग बैलेंस को हमने शुरुआत में रख दिया, तो लास्ट में जो बच गया, तो जो भी हमारे यहाँ रिसीट हुआ, जो आया, उस सबको हमने प्राप्तियों को लिखते गए और एक तरफ भुगतान को लिखते गए। तो हमारी प्राप्तियां भुगतान से अधिक होंगी तो वह जो है वह बैलेंस जो होगा वह क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहलाएगा। तो यह तो हो गई इसकी विशेषता। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके लिमिटेशन। इसके लिमिटेशन क्या है रिसीट और पेमेंट अकाउंट के। तो इसका पहला लिमिटेशन है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के उपयोगकर्ता सीमित नगद संव्यवहार करने वाले छोटे आकार के गैर व्यवसायिक संस्थान हो सकते हैं, अर्थात बड़े आकार वाली संस्थाओं के लिए यह उपयुक्त नहीं है। मान लीजिए जो छोटे छोटे आकार वाले ही इस मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम को जो है तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आकार होगा तो उतना लिखना संभव नहीं होगा। दूसरा है कि यह खाता सिर्फ आय एवं व्ययों की नगद राशि की सूचना प्रदान करता है। अब इसमें उधार लेन देन की कोई चर्चा ही नहीं होती, तो सिर्फ नगद। ये इसका लिमिटेशन में दोष कह सकते हैं कि यह इसका दोष है। तीसरा है कि इससे संस्था की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तो कितने की संपत्ति है, कितना दायित्व है, ये सब इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी चर्चा ही नहीं रहती है इसमें। तो क्योंकि यह सिर्फ नगद व्यवहारों का ही लेखा प्रस्तुत करता है और अन्य संपत्तियों एवं दायित्वों को छोड़ देता है। तो अब इसका चौथा लिमिटेशन है कि यह खाता लेखांकन वर्ष के अधिशेष पर या कमी को नहीं प्रकट करता है। मैंने जो लेखांकन वर्ष है उसका सरप्लस क्या हुआ, अधिशेष में सरप्लस या कमी को नहीं प्रकट करता है। और पांचवा इसका लिमिटेशन है कि यह खाता एक्रूवल बेसिस पर नहीं बनाए जाने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जा सकता। यह चूंकि कैश मेथड पर है, एक्रूवल मेथड पर नहीं है, तो इसलिए जो है इसमें जो है किसी समायोजन की गुंजाइश नहीं रहती। अब हम चर्चा करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा लाभ हानि खाते पर के स्थान पर बनाए जाने वाले खाता को हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग पीछे इसकी चर्चा किए थे कि लाभ हानि खाते के बदले जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वस्तुतः आय व्यय खाता और गैर व्यापारिक संगठनों की किसी निश्चित अवधि की आय एवं व्यय का सारा। यह क्या है? आय व्यय खाता क्या है? तो कह रहा है कि यह जो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का किसी एक निश्चित अवधि की आय एवं व्यय का सारांश है कि इतना
आय हुआ, कितना रिसीट हुआ और कितना पेमेंट हुआ, उसका यह सारांश है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके पहले हम लोग जो बनाए थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वह क्या था, वो कैश बुक का, उसको कहा गया कि वो कैश बुक का सारांश है, और यह जो है आय और व्यय का सारांश कहा जाता है। इस खाते में कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर या उस कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप के जो काम कार्य होते हैं उनका लेखा नहीं किया जाता, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का। अब इसके परिभाषा के संबंध में विलियम पिकल्स ने कहा है, अगर उनकी परिभाषा को हम देखें तो उन्होंने कहा कि आय व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है। लाभ हानि खाता नहीं, लाभ हानि खाते के समान का, इक्विवेलेंट टू पीएल अकाउंट कहा जा सकता है, जो एक गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि गैर व्यापारिक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें प्रॉफिट वाली तो बात ही नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन कह है कि उसके समान ही बनाया जाता है, लेकिन वह जो है गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है। यह वैसे ही काम करता है और ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर बनाया जाता है जिन पर लाभ हानि खाता है, माने उन्हीं सिद्धांतों पर यह बनाया जाता है। यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बेहतर स्थिति का अकाउंट है। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इसका फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहला इसका फीचर है, पहली विशेषता है कि यह एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हम लोग चर्चा किए थे, तो उसको क्या कहे थे, वह जो है वह रियल अकाउंट, और यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वह नॉमिनल अकाउंट की तरह है। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं या समायोजनों के आधार पर बनाया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि इसके डेबिट साइड में उस अवधि से संबंधित सभी आय एवं आयगत व्ययों को दिखाया जाता है। माने रेवेन्यू नेचर के जो भी होते आमदनी होती है और जो खर्च होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। कैपिटल नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाया जाता है। इसकी चौथी विशेषता है कि इसमें लाभ हानि खाते की तरह संपत्तियों पर ह्रास, देनदारों पर अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लेखे किए जाते हैं। मैंने कहा कि इसमें लाभ हानि खाते की तरह संपत्तियों पर ह्रास दिखाया जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं, वहां तक वहां नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में संपत्तियों पर ह्रास और देनदारों पर अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लेखे किए जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह लाभ हानि खाते की तरह है। पांचवी इसकी विशेषता है कि इस खाते का सरप्लस या आधिक्य या डिफिशियंसी निकाल लेने के बाद यह खाता बंद हो जाता है। अर्थात होगा ना, या तो सरप्लस होगा या डिफिशियंसी होगी, या तो आधिक्य होगा या कमी होगी, तो करेगी उसको निकाल लेने के पश्चात यह खाता बंद हो जाता है। आधिक्य को आर्थिक शिक्षा के दायित्व पक्ष में, अब इसका जो सरप्लस होगा वह कहां जाएगा,
तो जो आर्थिक चिट्ठा बनेगा उसके दायित्व पक्ष में, उसके लायबिलिटी साइड में, और वहां चला जाएगा। क्या होगा वहां? तो कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं, या यदि अगर कमी है तो कैपिटल फंड में से घटा देते। पीएल अकाउंट में भी हम यही करते हैं कि अगर लाभ हुआ तो पूंजी में जोड़ दिए, और हानि हुई तो पूंजी में से घटा दिए। तो यहां अब वह पूंजी ना कहते उसको हम कैपिटल फंड कहते हैं, पूंजी कोष, क्योंकि वह किसी खास व्यक्ति की या कुछ खास व्यक्तियों की पूंजी नहीं है, वह एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की पूंजी है। वह किसी व्यवसायी की पूंजी नहीं है, चाहे एकाकी व्यवसायी हो या साझेदारी हो या कंपनी हो, बल्कि वह नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की पूंजी, या उसको क्या कहेंगे, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड तो में जो है आता है, तो उसी में जोड़ और घटाव का काम, सरप्लस को जोड़ देंगे और डिफिशियंसी रहेगी तो उसको घटा देंगे। इसकी छठी विशेषता है कि इस खाते के ओपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते हैं। स्वाभाविक है, कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होगा, क्योंकि जो भी सरप्लस हुआ तो वह सीधा चला गया, पूंजी में जुट गया। अगर डिफिशियंसी हुई तो पूंजी में से घट गई, तो वहीं पर वह समाप्त हो गया, और इसलिए इसका कोई सरप्लस नहीं होता है। तो छात्रों, यही है हमारा नॉन ट्रेडिंग अकाउंट, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, जिसकी चर्चा हम लोग किए। और अब मैं आपसे पहले की तरह यह आग्रह करूंगा कि अगर मेरी बातें आपकी समझ में आई हों तो ठीक है, अगर कहीं कोई संदेह हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, ताकि इसमें यदि कोई सुधार करने की गुंजाइश हो तो मैं सुधार कर सकूं। अगले क्लास में धन्यवाद।